डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लाता हूं, जिसमें सामान्य अध्ययन के सारे सब्जेक्ट मौजूद होते हैं और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर या बीपीएससी जिन टॉपिक को फेवरेट मानता है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को मैं लाता हूं। इसके साथ साथ मैं इसका फुल डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं। मतलब यह कि एक प्रश्न से आपको 4-5 अन्य प्रश्नों को बताता हूं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? ऑप्शन है बुशमैन, एस्किमो, कारगिज या फिर सहरिया। कौन सी जनजाति शिकार के लिए हार्पून नामक औजार का प्रयोग करती है? सही आंसर होगा एस्किमो जनजाति। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, क्योंकि एस्किमो जो है वह बहुत ही फेमस जनजाति है अलास्का, जहाँ पे बर्फ़ हमेशा ढका रहता है वैसे एरिया में। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे टुंड्रा प्रदेश, इसमें कौन कौन सा प्रदेश आता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी कनाडा, ये सभी बर्फ़ हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं और इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? एस्किमो नामक जनजाति निवास करती है। ज़्यादातर 8 से 12 महीने जो रहता है यह हिमाच्छादित रहता है। केवल 2 से 4 महीने थोड़ा सा गर्मी वहाँ पे पड़ता है, जिसमें बर्फ़ पिघलने लगती है। और इसमें जो होता है धरातल पर मॉस, लाइकेन, रंग बिरंगी घास या फूल खिलते हैं। देखिए पूरे साल लगभग 8 से 10 महीने वहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। 2 या 4 महीने के लिए थोड़ा सा धूप खिलता है। तो उस दौरान क्या क्या वहाँ पे उस जलवायु में क्या क्या पौधे होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉस, लाइकेन, थोड़ा बहुत घास और फूल उग पाते हैं और यहाँ पे कोई भी वनस्पति ज़्यादा विकास नहीं होता है। आगे देखते हैं, एस्किमो के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं। तो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जब बर्फ़ पिघलता है उस समय समुद्र में मछली पकड़ने के लिए या आखेट के लिए ये जिस हथियार का प्रयोग करते हैं उसे हम हार्पून कहते हैं। ये मेनली जो होता है मछलियों के शिकार के लिए नावों का उपयोग करते हैं और हार्पून से ये मछलियों को पकड़ते हैं। और वो किस समय में? जब बर्फ़ पिघलता है उस समय में। तो याद रखिएगा एस्किमो जनजाति। और इनका जो एक चीज़ और फेमस होता है वो है कि रेंडियर नामक एक जीव होता है, कुत्ते के ही जैसा जीव होता है, जो स्लेज गाड़ी का नाम होता है, जो बर्फ़ से चक्का नहीं रहता है उसमें, बर्फ़ पे वो फिसलता है। तो इस तरह के रेंडियर नाम आप याद रखिएगा, वहाँ का प्रमुख जीव है। ये इसका शिकार करके इसको खाते भी हैं और इसी का पालन भी करते हैं और इसी का उपयोग गाड़ी खींचने में करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपका जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है वह बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यानी गांधी युग 1917 चंपारण सत्याग्रह से लेकर 1947 आज़ादी तक किस वर्ष क्या घटना हुई है और उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो प्रश्न है वह है, किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब। और ये जितने भी हैं ये सभी 1857 के विद्रोह में कहीं ना कहीं जगह का नेतृत्व किए हैं। जैसे अगर नाना साहब की बात करें तो इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया, और तात्या टोपे हो गई, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व की थी। तो इन सभी का नाम भी आपको याद रखना है। अभी आपको प्रश्न का आंसर दीजिए क्या होगा। तो सही जो आंसर है वह है रानी लक्ष्मीबाई। इसे ह्यूरोज ने, और चूँकि ह्यूरोज के ही साथ इनका लड़ाई हुआ था 1857 में, तो लड़ाई के बाद ही उन्होंने वीरतम और श्रेष्ठतम की उपाधि दिया था रानी लक्ष्मीबाई को। डिटेल से देख लीजिए। इन्होंने कहा था, हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमोंग द रेबल्स। मतलब विद्रोहियों में एक ही मर्द थी और वो ये औरत थी, ऐसा उन्होंने कहा था। आपको पता ही है लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान
गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय, आपसे पूछा जाएगा भारत के पहले वायसराय कौन बने, तो 1857 में ही लॉर्ड कैनिंग, जिन्हें भारत का पहला वायसराय भी कहा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष थे। आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। आपने योजना आयोग का नाम सुना होगा, प्लानिंग कमीशन। उसका जो भी रिपोर्ट होता था उसका फाइनल अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी फाइनली उस पर साइन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद ही वो योजनाएं लागू होती थी, पंचवर्षीय योजना। तो पहले भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही इसके क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर अब तो योजना आयोग रहा नहीं, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने इसका जगह ले लिया। तो अगर योजना आयोग अभी रहता तो अभी उसके अध्यक्ष कौन रहते? मोदी जी। लेकिन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होगा। अभी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? मोदी जी होंगे। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य कौन कौन से होते हैं? कभी कभी ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, निम्न में से राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं हो सकते हैं? तो अगर आपको ये मालूम रहेगा कि कौन कौन होते हैं तो आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में होते हैं। उसके बाद जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, याद रहे कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री की बात नहीं हो रही है, सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके विकल्प, ये मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं या फिर अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे, और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो भी इसके सदस्य होते हैं। और नीति आयोग, चूँकि योजना आयोग को हटा के अब नीति आयोग बन गया है, तो नीति आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का कैबिनेट मंत्री जितना भी है वो सब। उसके बाद टोटल मुख्यमंत्री जितने भी राज्य के होते हैं वो, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि जो भी होते हैं वो, और उसके बाद नीति आयोग। चूँकि योजना आयोग अब रहा नहीं तो नीति आयोग के सारे सदस्य इसके सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन से महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? मैंने पिछले भी सेट में ये प्रश्न डिटेल्ड एनालिसिस में बताया था। 2 महासागर का आप आकृति जरूर याद रखिएगा। एक त्रिभुजाकार किसका होता है उसका, और एक एस आकार, अंग्रेजी का जो एस शेप होता है, एस वर्ड होता है ना, एस फॉर सन, तो उस शेप में कौन सा महासागर है? तो मैं एस शेप वाला बताता हूँ। एस शेप में अटलांटिक महासागर जो है वो एस शेप में। आपको बताना है कि त्रिभुजाकार शेप में कौन सा है। सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। त्रिभुज के आकार में जिस महासागर की आकृति है वह है प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में किया था? मगध की गद्दी पर बैठने वाले प्रमुख राजवंश में मौर्य राजवंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। किसको मार के किया था? घनानंद, नंद वंश के राजा, अंतिम राजा घनानंद की मौत के घाट उतारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चाणक्य की सहायता से ऐसा किया था। और उसके बाद फिर कौन सा वंश आया? मौर्य वंश आया। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, ये भी आपसे पूछा गया है कितनी बार, तो मौर्य वंश के अंतिम राजा का नाम था बृहदत्त, और इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। डिटेल देखिए।
कालिदास द्वारा जो रचित नाटक है मालविका अग्निमित्र, उसके अनुसार शुंग वंश ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीत लिया था। शुंग ने उज्जैन को जीत लिया था और उस प्रारंभ में जो राजवंश की राजधानी थी वह मगध यानी बिहार में ही थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी शुंग वंश की पहली राजधानी जो थी वह मगध बिहार के पाटलिपुत्र में ही था, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया और वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ पे आपको एक बुक का नाम दिख रहा होगा, मालविका अग्निमित्र। ये एक प्रेम कथा है जिसको कालिदास ने लिखा था। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा की कहानी है। अच्छा, अग्निमित्र कौन थे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगले शुंग वंश के शासक हुए वे अग्निमित्र थे। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, यानी किन दो चीज़ों के मिलने से हिमालय बना है? गोदावरी, टेथिस, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर जो होगा वह होगा टेथिस सागर। जरा आप फिगर पहले देख लीजिए। आपको नीचे साइड जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड जो कि नीचे साइड दिख रहा है और सबसे नीचे आपको अफ्रीका दिख रहा है। इसके बीच में टेथिस सागर हुआ करता था और ऊपर जो आपको दिख रहा है ये अंगारा लैंड है। ऊपर अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड है और इन दोनों के बीच में टेथिस सागर हुआ करता था। इसी टेथिस सागर में दोनों तरफ से दबाव पड़ने के कारण, और यहाँ पे होता क्या था कि नदी जो आपको ऊपर से नदी और नीचे से नदी जो जाती हुई दिख रही है टेथिस सागर में, वो नदियाँ अपने साथ मलबे को लाती थी और वो धीरे धीरे जमा करते चली यहाँ पे। फिर दोनों प्लेटों के बीच में टकराव हुआ। अंगारा लैंड के प्लेट और गोंडवाना जो कि नीचे में है, इन दोनों प्लेटों के बीच में टकराव हुआ और फिर हिमालय की उत्पत्ति हुई। आपको ये लिखा हुआ भी मिल सकता है, आप देख लीजिए। हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति टेथिस सागर नामक एक महान भूसन्नति से हुआ था। 120 मिलियन वर्ष विश्व में 2 महाद्वीप हुआ करते थे। उस समय अफ्रीका, यूरोप, इस तरह के महाद्वीप नहीं थे। मेनली 2 बड़े महाद्वीप हुआ करते थे, जिसको एक को लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं। जो ऊपर दिख रहा है आपको वो लॉरेंसिया या अंगारा लैंड था और दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना हुआ करता था। और इन दोनों के टक्कर के फलस्वरूप जो एक समुद्र बीच में था वो ऊपर उठते चला गया और उसी से टेथिस सागर के ही ऊपर उठने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में और 1912 ईस्वी में? ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सही आंसर आपका होगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत संबद्ध कर दिया गया था और न्यायालय का जो मुख्यालय है वो पटना में ही है। अब मुख्य बातें आपको क्या जाननी है कि कुछ प्रमुख जो न्यायाधीश हुए हैं उनका नाम याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? इनका नाम आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद भारत के मतलब पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? तो उनका नाम था पंडित लक्ष्मीकांत झा। पंडित लक्ष्मीकांत झा। आगे जो एक नाम है वो आप देखिए, सुश्री रेखा दोषी। यह प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सुश्री रेखा दोषी। और एक चीज़ और आपको याद रखना पड़ेगा, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मुख्य न्यायाधीश जो हेड होता है उसकी बात होती है और फिर प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा। एक बार फिर से प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप खुद में आंसर दें कि सबसे पहले भारतीय जो थे मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के कौन बने? तो वो थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। और पटना उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी?
तो रेखा दोषी बनी। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश कौन बनी? तो सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा। अगले प्रश्न को देखते हैं, वही आंसर है आपका 1916 ईस्वी। 9 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये सब वन लाइनर प्रश्न हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सलारगंज संग्रहालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए, पातंजलि का संबंध किससे है? देखिए, दर्शन जो है वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। तो ये 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, मैं आगे डिटेल से बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर बता दें। पातंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन? तो बाबा रामदेव योग से संबंधित हैं और उनके संस्था का नाम क्या है? पतंजलि। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, पतंजलि योग के गुरु थे। तो योग दर्शन पतंजलि ने ही चालू किया था। डिटेल से देखिए, 6 तो मुख्य दर्शन हैं, जो पहले 6 हैं वो मुख्य दर्शन हैं। इनको आप 6 दर्शन का नाम याद कर लें और उसके प्रतिपादक कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे, इसको भी याद कर लें। इसके अलावा भी मैं 1-2 दर्शन बताऊंगा। पहले देखें न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता थे गौतम ऋषि। गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के प्रणेता थे। मीमांसा दर्शन, इसके प्रणेता जैमिनी थे। आपको सिर्फ याद करना है क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग बीपीएससी कई बार पूछा है। न्याय दर्शन गौतम, मीमांसा दर्शन जैमिनी, योग दर्शन पातंजलि। 3 यहाँ से हो गए और 3 यहाँ से हो जाएंगे। लिंगायत दर्शन वासवराज, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक दर्शन कनाद और वेदांत दर्शन बादरायण। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या सिक्किम? सही आंसर होगा असम। असम में मानस तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एक और फेमस है, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा जिसको IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया है, यानी वो अब विलुप्तप्राय प्रजाति में आती है, उसकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। उसका जो एक सींग होता है उसी के लिए उसका शिकार किया जाता है। तो असम सरकार इधर हाल ही में उसके सारे सिंघों को जला दिया था। इसके लिए जो उसका सिंघ संग्रहालय में रखा हुआ था उसको जला दिया था, ये दिखाने के लिए कि इसका सिंघ कोई उपयोग का नहीं होता है, आप लोग गैंडे का शिकार मत कीजिए। तो ये अभी हाल का न्यूज़ था, तो इसीलिए ये फेमस हो सकता है। काजीरंगा के बाद जो दूसरा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम में, तो वह है ओरंग नेशनल पार्क। आप ये भी याद रखिएगा, मानस, काजीरंगा और ओरंग नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, आनंद मठ, अशोक स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला जो है, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपको 8 जो मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं उसको याद रखना पड़ेगा और वो किस राज्य से संबंधित है ये भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िलहाल आप क्वेश्चन का आंसर बताएं, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या उपरोक्त सभी? है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश और भारतनाट्यम तमिलनाडु। आगे हम देखते हैं डिटेल से इसको ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे 8 जो है इन सभी का नृत्य जो है उसको आप देख लीजिएगा और इसके जो राज्य हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, ऐसे आप याद रखिए। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। मोहिनी अट्टम यह केरल का है।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी, ओडिसी तो लगता भी है उड़ीसा का ही होगा। मणिपुरी तो ये भी लगता है मणिपुर का ही होगा। कथक उत्तर प्रदेश और सत्रिया असम। आपको याद कौन कौन सा रखना है? कथकली केरल का है, एक और केरल का है मोहिनीअट्टम। उसके बाद कुचिपुड़ी याद रखना है जो कि आंध्र प्रदेश का है। फिर कथक याद रखना है उत्तर प्रदेश का है। और लेटेस्ट जो है सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वह है सत्रिया। और सत्रिया को असम का सत्रिया जो नृत्य है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अन्य न्यायाधीश की। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श में होता है? देखिए अभी जो है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्यतः 33 और एक 34 टोटल न्यायाधीश, 33 या 34 में कंफ्यूज कर रहा हूँ, ज़रा आप देख लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश को लगा के 33 या 34 न्यायाधीश होते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी, भारत के विधि मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सिफारिश जिसका करते हैं उसी को अन्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो इसकी कुछ शर्तें भी होगी, ज़रा वो भी देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान बताता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखिए इसकी योग्यता क्या है, यानी आप अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपके योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये हर एक पोस्ट के लिए, हर एक संवैधानिक पोस्ट के लिए लगभग ऐसा होता ही होता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। किसी भी राज्य में वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश 5 साल तक रहा हो, या फिर उसे 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में वह कानून का ज्ञाता हो, यानी प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। एक बार फिर से बताता हूँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की शर्तें हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या फिर 10 साल तक वकील के रूप में कार्य किया हो, और राष्ट्रपति के नज़रों में वह न्याय का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसे क्या कहा गया था? स्वतंत्रता पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज्य पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी? सही आंसर होगा स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या फिर बॉटनी? फूलों का संवर्धन क्या कहलाता है? सही आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दिशाहीन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो दिशाहीन होता है। देखिए सबसे पहले ऊर्जा जो होता है वो उत्पादक के द्वारा यानी पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषित, सूर्य से ऊर्जा आती है, पेड़ पौधों में आता है। पेड़ पौधों के बाद वह प्राथमिक उपभोक्ता में जाता है, यानी जो भी गाय भैंस बकरी शाकाहारी जीव उसको खाते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में जाता है जैसे शेर बाघ चीता, और फिर इस सब के मरने के बाद अपघटक के द्वारा पुनः ऊर्जा कहाँ मुक्त हो जाती है? वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संचरण होता है, तो यह दिशाहीन होता है। आगे देख सकते हैं आप, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये जितने भी अनुसंधान केंद्र होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं।
हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? सही आंसर है तमिलनाडु में इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। देख लीजिए कब स्थापना हुआ था, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्य कुछ इम्पोर्टेंट संस्थान हैं जिसको भी आप याद रखिएगा किस जगह पे है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह बरेली में स्थित है। कलपक्कम में, अभी जो मैंने बताया तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान संस्थान, लेकिन तमिलनाडु में कहाँ, तो कलपक्कम में स्थित है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और इनमें से कोई नहीं। अभी राष्ट्रीय आय की गणना NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? काली मिट्टी से अक्सर प्रश्न आते हैं और आप बिहार का चूँकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिहार की मिट्टी जो भी है उसे आप ज़रूर देख के जाइएगा। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जलोढ़ के दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह बिहार के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, आप इसे देख लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। फिलहाल आप बताइए कि काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा क्षारीय। काली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ज़रा डिटेल में देखते हैं। इसका जो pH मान होता है वह 6.8 होता है और आप जानते हैं 6.8 के लगभग है। अधिकांश काली मिट्टी के लिए मूल सामग्री जो है वह ज्वालामुखी चट्टानें होती है और इसका निर्माण जो है दक्कन के पठार में हुआ है। इसमें महाराष्ट्र किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखें, इसे रेगूर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वह कपास से होता है, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। मिट्टी का और प्राचीन काल से चला आ रहा है। कपास, भारत कपास का निर्यातक रहा है क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर ग्रे रंग तक का होता है। और आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है, काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जैसे चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना पाया जाता है, जबकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो ये सारे चीज़ पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे काली मिट्टी से रिलेटेड। याद रखिएगा कौन कौन सा तत्व या खनिज पाया जाता है? चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है। रेगूर मिट्टी कहा जाता है इसे, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, यानी दक्कन ट्रैप नीचे साइड जो भारत है उसके एरिया में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, गुलाब उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या झींगा उत्पादन से? सही आंसर होगा आपका गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित होता है। हम कुछ अन्य क्रांतियों को देखते हैं जिसमें उस चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा मिला था। जैसे रजत फाइबर क्रांति। रजत फाइबर, देखिए रजत मतलब सिल्वर कलर जो होता है, कपास का भी कलर कुछ वैसा ही वाइट होता है। तो कपास के उत्पादन को क्या कहा जाता है? रजत फाइबर क्रांति कहा जाता है।
अगर हम उर्वरक का बात करें तो ग्रे क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन कहा जाता है उर्वरक के क्रांति को। वहीं आलू के रिवॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, तो गोल क्रांति कहा जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पाद काली क्रांति। अगला देखते हैं हरित क्रांति। आपको पता ही है 1967 से 69 के बीच में हरित क्रांति हुआ था और इसमें खाद्यान्न का उत्पादन पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक देखा गया था, जिसके बाद भुखमरी की समस्या लगभग भारत में समाप्त हो गई थी। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन, और विशेषकर कौन सा, सूरजमुखी और सरसों के तेल का जो उत्पादन बढ़ा था वह पीली क्रांति कहलाता है। अगला है हनी एवं हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स का उत्पादन। इस तीनों के लिए हनी का उत्पादन हो या फिर फ्रूट्स का उत्पादन हो, इसे हम गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगला है प्याज, औषधि या फिर झींगा मछली का उत्पादन। ये तीनों में जो क्रांति हुआ था, प्याज की क्रांति हो, प्याज के उत्पादन में क्रांति आए, या फिर औषधि के उत्पादन में, या फिर झींगा मछली के उत्पादन में, तो इन तीनों को हम गुलाबी क्रांति कहते हैं। और आपका प्रश्न भी यही था। अगला है लाल क्रांति। लाल यानी मांस, मांस को जब काटते हैं तो लाल लाल दिखता है, ऐसे याद रखिएगा। लाल क्रांति मांस के उत्पादन में। और टमाटर, चूँकि टमाटर का भी रंग लाल होता है, तो इसे क्या कहा जा गया, रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति कहा गया। अगला है श्वेत क्रांति, और ये किसके तहत हुआ था, ऑपरेशन फ्लड। ये प्रश्न आगे भी आएगा आपको। तो दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। और ये कौन सी क्रांति कहलाती है, श्वेत क्रांति कहलाती है। आपको दो नाम याद रखना पड़ेगा, MS स्वामीनाथन, यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित यानी श्वेत क्रांति के जनक थे। आगे देखते हैं गुलाबी क्रांति, आपका वही आंसर है, झींगा उत्पादन। अगला है अमरावती, आर्कवीथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन्निहोल और काबिनी। इसमें से मुख्य आप तीन याद रख सकते हैं, अमरावती, भवानी और काबिनी। ये तीनों किस नदी की सहायक नदी है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा नदी। सही आंसर होगा कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी और काबिनी। ये तीन आप प्रमुख याद रखिएगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कावेरी नदी भारतीय नदी है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है इससे होकर बहती है। मतलब नीचे, सबसे नीचे के साइड कर्नाटक से होके ये तमिलनाडु तक बहती है। और इसका उद्गम स्थल कौन सा है, उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला जो कि कर्नाटक में स्थित है। वह कावेरी नदी, यहीं से ताल कावेरी नामक जगह से कावेरी नदी निकलती है। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ के ताल कावेरी नामक जगह से कावेरी नदी निकलती है। आगे देख लीजिए, यह तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की कौन सी है, गोदावरी। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कृष्णा। और तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कावेरी। और इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी और काबिनी, यह कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। और मेट्टूर बांध जो है वह कावेरी नदी पर ही बनाया गया है, जिसे हम स्टेनले बांध भी कहते हैं। तो एक प्रश्न से ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके देता हूँ। एग्ज़ाम में कहाँ से पूछा जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाएगा। तो आपसे अनुरोध है एक बार फिर से कि आप प्लीज़ दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मनोबल मिले और मैं आगे आपका प्रैक्टिस सेट जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इसे कंप्लीट रखूं, पूरा रखूं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, एनी बेसेंट, मजहरूल हक और राजेंद्र प्रसाद। होम रूल आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट था, 1916 के लगभग में स्टार्ट किया गया था। अब पहले इसका आंसर बताइए, फिर मैं डिटेल बताता हूँ। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे,
तो एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भी अखिल भारतीय होम रूल लीग की, यानी दो नाम आता है होम रूल लीग से, कौन कौन सा, एनी बेसेंट और फिर बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर हम बिहार में बात करें तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। कब? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता मौलाना मजहरुल हक कर रहे थे। तो आपका जो सही आंसर होगा मजहरुल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मौलाना मजहरुल हक थे। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की शुरुआत यानी स्थापना किसने की थी? यानी मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था? जनकधारी प्रसाद, गया प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद या फिर राम नारायण प्रसाद? सही आंसर होगा ब्रज किशोर प्रसाद, यानी सी नंबर आपका सही आंसर है। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना ब्रज किशोर प्रसाद ने किया था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21? सही आंसर होगा भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 368 है वह भाग 20 में है, और आर्टिकल 368 में ही संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और संसद के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है कि किसको अधिकार है संविधान में संशोधन करने का? संसद को अधिकार है। और संसद किस तरह से संशोधन कर सकती है, इस पूरी कार्यविधि का वर्णन अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अब देख सकते हैं कि संविधान संशोधन केवल संसद के किसी सदन में एक विधेयक पेश करके किया जा सकता है, और दोनों ही के द्वारा यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए, और इसे राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत कभी भी नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में संविधान में संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो किया किस में जा सकता है? संसद के दोनों सदन किसी में भी, राज्यसभा हो या लोकसभा, उसमें संविधान संशोधन करने का विधेयक लाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, गतिरोध की स्थिति में मान लीजिए अगर राज्यसभा पास कर दिया, लोकसभा पास नहीं करना चाहता है, या लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक को पास कर दिया, राज्यसभा नहीं पास करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल अगर बिल रहे, साधारण बिल रहे, तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी एक ही कमरा में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य बैठते हैं और तब चर्चा होती है। लेकिन यह संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं होता। अगर आपको संविधान में चेंज करना है तो आप एक साथ बैठ के करके नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में अलग से पेश होना चाहिए, पारित होना चाहिए, फिर राज्यसभा में अलग से पेश होना चाहिए और पारित होना चाहिए। तो ये रूल है। और कैसे किया जाता है? अगर लोकसभा में ये विधेयक अगर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया तो कैसे उसमें बहुमत देखा जाएगा? तो रिक्त कितना आदमी है उससे भी कोई मतलब नहीं है, अनुपस्थित कितना है या फिर रिक्त सीट कितना है उससे कोई मतलब नहीं। उपस्थित और मतदान जितना सदस्यों ने किया है उसका 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी 2/3 से अधिक आदमी ने अगर उसके पक्ष में वोट किया तभी वह संविधान संशोधन विधेयक पारित होगा, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से देख लीजिए कि राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं। कैसे पारित होगा? उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होगा। चलिए, किस में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 368 में उल्लेख किया जाता है। हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? खाद्य तेलों का, पेट्रोल का, केरोसिन का या फिर सुगंधित तेलों का? यहाँ पे आंसर आपको दिखाया ही गया है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। पेट्रोल की गुणवत्ता का माप हम ऑक्टेन संख्या में लेते हैं। हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंजन में ईंधन के विस्फोट, नॉकिंग या पूर्व प्रज्वलन के विरुद्ध गैसोलीन या पेट्रोल के प्रतिरोध की माप है। कौन सा? ऑक्टेन संख्या। जितना ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होगा
उतना ही अच्छा पेट्रोल उसे माना जाएगा। अब देख सकते हैं इसे आइसोओक्टेन और एन हेप्टेन के मिश्रण के सापेक्ष मापा जाता है। इतना आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रख लेना है कि जो ये मापा जाता है ऑक्टेन संख्या, इसमें किस मिश्रण का प्रयोग होता है, तो आइसोओक्टेन और एन हेप्टेन का। और ऐसे आइसोओक्टेन जो होता है उसकी ऑक्टेन संख्या 100 होती है, 100, और एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। तो इसी के बीच में रेंज दिया जाता है, जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या रहेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा पेट्रोल माना जाता है। चलिए अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बरेही पानी जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, या फिर जोग जलप्रपात, या केवती जलप्रपात। सही आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्थित कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ? शिमोगा जिले में। और कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है यह जलप्रपात? जलप्रपात होता क्या है? जब नदियाँ ऊपर पहाड़ों से सीधे नीचे गिरती है तो उसे ही हम जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। तो किस नदी द्वारा यह बनाया जाता है? तो वराही नदी के द्वारा बनाया जाता है। और कितना मीटर ऊंचा है? तो 455 मीटर ऊंचाई पे स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा झरना है। नाम याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात। आगे एक और देख लीजिए, रकीम कुंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये चूँकि बिहार का जलप्रपात है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। आप और भी देख लीजिएगा, मांझेर कुंड जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात। काकोलत तो आप पक्का याद कर लीजिएगा, काकोलत नवादा में बिहार में स्थित है और वो बहुत ही फेमस है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं रकीम कुंड जलप्रपात के बारे में। यह बिहार में स्थित है और नदी कौन सी है? गायघाट नदी द्वारा यह निर्मित है। और औसान की गायघाट जो है वो औसान नदी की एक सहायक नदी है और इसकी ऊंचाई 168 मीटर ऊंचा है, रकीम कुंड जलप्रपात। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यह बिहार के किस ज़िले में स्थित है। आगे है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या फिर 350। सही आंसर होगा 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है जबकि वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। इस तरह से आप जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील प्लांट पहले बने थे, औद्योगिक जब विस्तार हो रहा था भारत का उस समय बने थे, वो किसी न किसी देश के सहयोग से बनाया गया है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है, शल्व सूत्र की रचना यानी वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित, संस्कृत, ज्योतिष या फिर ज्यामिति से। सही आंसर होगा यह ज्यामिति से संबंधित रचना है शल्व सूत्र। ज्योमेट्री जिसको आप कहते हैं उससे संबंधित है शल्व सूत्र। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से किसमें डुबोकर किया जाता है? किरोसिन में, अमोनिया में, जल में या फिर हवा में। तो सही आंसर होगा किरोसिन में डुबोकर सोडियम धातु को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है आप इसे देख लें। सोडियम धातु जो है वह सक्रिय धातु होता है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से तुरंत अवक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। पानी से भी यह अवक्रिया कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो अगर वायु में आप खुला छोड़ देंगे या पानी में रखेंगे तो भी यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित क्या होता है? कटा हुआ सेब अगर सुबह आप काट के छोड़ दीजिएगा 3-4 घंटे के बाद उस पर एक भूरा रंग आ जाता है। वह किसकी वजह से होता है? जिंक, आयोडीन, आयरन और कैल्शियम के कारण। तो सही आंसर होगा आयरन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। आज भर के लिए इतना ही। देखिए मैं थोड़ा कम प्रश्नों को ही लाता हूँ और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ। ये देखने में कम प्रश्न होते हैं लेकिन आप अगर टोटल प्रश्न जोड़िएगा तो काफ़ी प्रश्न, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं।
तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।